हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो का शेयर आज अच्छा खासा डाउन गया। पिछले अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करने लगे तो लास्ट ईयर में टॉप से करीब करीब 45-50% के आसपास तक ये ऑलमोस्ट डाउन हो गया है। एग्जैक्ट परसेंटेज हम देख लेंगे, लेकिन इतना गिरने के बाद आज जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद में ये और ज्यादा क्रैश हो गया। 7% के आसपास ये आज टूटा है। तो यहाँ पर जब रिजल्ट्स को अच्छे से गो थ्रू किया गया तो वहां पर कुछ चीजें पता चली कि मार्केट में आज इसका शेयर प्राइस क्यों डाउन गया है। तो आज डाउन जाने के बाद में इसको एक अपॉर्चुनिटी देखा जाए या यहां से आगे कुछ रिस्क है, रिस्क के चलते यहां से निकला जाए। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार पहले रिजल्ट्स भी देखेंगे, उसके बाद में चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और आगे हमें क्या करना चाहिए, उस चीज का डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां पर जब हम जो नंबर्स पोस्ट हुए हैं उसके बेस पर हम काम कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है, मेरे हिसाब से यहां पर सीखना है। जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स को लेकर सबसे पहले देखते हैं। आज ये स्टॉक 7.07% डाउन गया। यहां आप नंबर्स देख सकते हो, 7.07% डाउन गया है। यस्टरडे जो इसकी क्लोजिंग थी, यस्टरडे क्लोजिंग थी 407.95 एंड टुडे इट हैज क्लोज्ड एट 379.10। तो यहां पर नंबर्स आज आए, इसके रिजल्ट्स पोस्ट हुए। सबसे पहले रिजल्ट्स पोस्ट होने के बाद में जो आज की डेट में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है दैट इज 18.4 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 21.1 एंड ROE इज 20.30। तो यहां पर ये एक अच्छा ROCE जनरेट करने वाली कंपनी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 73% है। और उसके बाद में अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करने लगे, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? 16.36 तो टोटल पब्लिक के पास है, लेकिन इसमें से 3.75 एंड 2.29 HNIs के पास है। तो कुल मिलाकर ये 6% अगर हम यहां से लेस कर दें तो पब्लिक के पास, रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 10 पॉइंट सम परसेंट के आसपास ही होल्डिंग है। बाकी सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सो नथिंग टू वरी एज सच। अगर हम नंबर्स को देखने लगे, नंबर्स को जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आए हैं इसमें अच्छी बात क्या है, जो रेवेन्यू है दैट हैज बीन द हाईएस्ट एवर। तो रेवेन्यू 22,540 करोड़ की आई है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में रेवेन्यू वाज 19,669। अगर ये परसेंटेज ग्रोथ की बात करने लगे तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास यहां पर रेवेन्यू ग्रो की है। उसके बाद में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करने लगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज बीन डाउन बाय ऑलमोस्ट 230 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स नीचे आते आते और ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, दिस इज 340 करोड़ ऑलमोस्ट। उसका डिफरेंस, उसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात तो जो इंटरेस्ट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था, सितंबर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट था दैट वाज 146 करोड़, ये इंक्रीज होकर 227 करोड़ हो गया है। सेकंड, जो डेप्रिसिएशन 772 करोड़ था दैट हैज बीन इंक्रीज टू 797 करोड़। और साथ में जो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इंटरेस्ट पे किया था 22% का, अभी वो 23% हो गया है। तो ऊपर जो डिफरेंस था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो सिर्फ 230 करोड़ के आसपास का डिफरेंस था, नीचे आते आते 340 करोड़ के आसपास हो गया। तो ओवरऑल जितना भी इंपैक्ट है वो सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कम होने में है, जो मेजर है। क्योंकि रेवेन्यू जब यहां पर इंक्रीज हुई है 15% से, तो नेट प्रॉफिट कम होने के बदले नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, बीएससी पर गए। बीएससी पर जाकर मैं आपको तरीका बता देता हूं। बीएससी पर जाकर आप विप्रो कंपनी को सर्च करेंगे, उसके नीचे यहां सारी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि इन्होंने क्या क्या अपडेट किया। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग पर जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये रिजल्ट्स यहां पर निकल कर आ जाएंगे। इसको आप लार्ज कर लो जिससे हम अच्छे से रीड कर पाए। और नीचे आकर देखते हैं कि रेवेन्यू, जो रेवेन्यू तो इंक्रीज हुई है। सबसे पहले हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं हमें उनको रीड नहीं करना चाहिए, हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स को रीड करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इनकी सब्सिडरी कंपनीज भी होती है, और सब्सिडरी कंपनी जिस कंपनी की है उसमें कंसोलिडेटेड नंबर्स मींस सारी कंपनीज को मिलाकर उनका टोटल जो रिजल्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द consolidated financial results for the 3 months and 6 months ended September 30th 2022। और यहां पर जितने भी फिगर्स हैं दीज आर इन मिलियंस, मींस 10 लाख रुपीस में हैं। तो मिलियंस में जब रेवेन्यू है, हम यहां पर
अगर चेक करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2021 में जो रेवेन्यू थी वो 1,96,000 मिलियन थी, यानी कि 19,667 करोड़, जो इंक्रीज हो गई है 22,539 करोड़। तो यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है यानी कि बिजनेस एक्सपेंड हुआ है। उसके बाद में ये टोटल रेवेन्यू भी आ जाती है अदर रेवेन्यू को इंक्लूड करते हुए। तो अदर रेवेन्यू को इंक्लूड करते हुए अभी जो रेवेन्यू आई है दैट इज 23,049 करोड़ एंड पहले थी 20,173 करोड़। तो 30,000 करोड़ की रेवेन्यू इंक्रीज हुई है और नोट 30,000 3,000 करोड़ की रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 20,000 करोड़ के ऊपर, यानी कि 15% का रेवेन्यू ग्रो किया है। अब इसमें जब हम यहां पर टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस में भी 16,000 करोड़ का पहले इनका एक्सपेंस था जो इंक्रीज होकर 19,000 करोड़ का हो गया है। तो 3,000 करोड़ 3,200 करोड़ का यहां पर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, यानी कि जितनी रेवेन्यू इंक्रीज हुई उससे ज्यादा, उससे 200 करोड़ ज्यादा इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज होने का बेनिफिट नहीं आया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यहां साफ साफ देख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जब हम यहां पर नजर आते हैं तो आप इस बात को देख सकते हैं थोड़ा सा कि 11,000 करोड़ का यहां पर इनका सैलरी थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मींस द सैलरी, मेन पार्ट इज द सैलरी दैट हैज इंक्रीज टू 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ पहले से 11,000 करोड़ से बढ़कर तो यहां पर 13,700 11,100 यानी कि 2,600 करोड़ का यहां पर सैलरी इंक्रीज हुई है। और यहां पर जो इनकम इंक्रीज हुई थी वो 3,000 करोड़ की हुई थी। 3,000 करोड़ में से 2,600 करोड़ का तो यहां पर एम्प्लॉय का ही एक्सपेंसेस बढ़ गया है। उसके बाद में सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड टेक्निकल फीस, यानी कि जो स्टाफ शायद यहां पर आउटसोर्सिंग पर इनके पास रहता है वहां पर भी 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है। तो जो मेन खर्चा बढ़ा है वो सारा यहीं पर बढ़ा है, उससे अलग बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। ट्रेवल का थोड़ा सा खर्चा है लेकिन ये बड़ी फिगर्स नहीं है, ये छोटी छोटी सी फिगर्स हैं। कम्युनिकेशन का सेम एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, अदर एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो गए हैं। तो यहां जो मेन इंपैक्ट है वो किस चीज का है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हमें ये बात तो नजर आ गई कि जितनी सैलरीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन सैलरीज कौन से रीजन से इंक्रीज हुई हैं? यानी कि रीजन मींस रीजन बेसिकली कारण नहीं बल्कि द एरिया जहां पर ये बिजनेस करते हैं। तो इस बात को भी फर्दर डिटेल में हम लोग गए और इसको सर्च करने की कोशिश की कि सेगमेंट रेवेन्यू एंड सेगमेंट एक्सपेंसेस को एक बार देखा जाए तो फर्दर क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्या हुआ कि इनकी सैलरीज इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पर हमने चेक किया, इन्होंने अमेरिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अमेरिका 1 एंड अमेरिका 2। अगर रेवेन्यू की बात करें तो अमेरिका में इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 5,320 करोड़ से इंक्रीज होकर 6,535 करोड़ हुई है। अमेरिका 2 में भी इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, यूरोप में भी इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है एंड एशिया पैसिफिक में भी इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। तो जितने भी इनके एरियाज हैं, सब कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर इन्होंने जो भी जोन बांटे हुए हैं उन सारे ही जोन में इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। तो बिजनेस तो ग्रो किया है, लेकिन अगर हम यहां पर सेगमेंट रिजल्ट्स की बात करने लगे यानी कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो प्रॉफिट यहां पर अमेरिका 1 में अच्छा खासा ग्रो किया है और अमेरिका 2 में भी यहां पर ग्रोथ आई है। प्रॉब्लम आई है यहां पर यूरोप में। यूरोप से जो इनका प्रॉफिट 918 करोड़ का था दैट हैज गॉन डाउन टू 787 करोड़ और एशिया पैसिफिक में भी इनकी रेवेन्यू यहां पर कम हुई है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका से इनके रेवेन्यू बढ़ी, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है यूरोप में और एशिया पैसिफिक में इनका प्रॉफिट कम हुआ है, यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। ओवरऑल रेवेन्यू सभी जगह बढ़ी है यानी कि सेल सब जगह बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का इंपैक्ट आया यूरोप एंड एशिया पैसिफिक में। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि ऐसा क्या हुआ है, देखो पिछले एक क्वार्टर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो एम्प्लॉय रिटेंशन की आई है, एम्प्लॉयज को रिटेन करने की यूरोप में। और रशिया जो रीजन है पूरा यानी कि यूरेशिया जिसको हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ऐसे सिचुएशन में यूरोप से रेवेन्यू तो बढ़ी है लेकिन वहां पर खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जितना भी मूवमेंट हुआ है यूक्रेन से आईटी स्टाफ का, जो एक यहां पर डिस्टर्बेंस हुई है, उस डिस्टर्बेंस
डिस्टर्बेंस के चलते जब टैलेंट की थोड़ी सी कमी होती है और काम ज्यादा कराया जाता है, ऐसे में एट्रिशन रेट भी आता है। जो बिल्कुल डिटेल में एक्चुअल रीजन है वो मैनेजमेंट को पता होगा, लेकिन जो समझ से साफ साफ नंबर्स के हिसाब से बेसिक सेंस से समझ में आता है, जो एक्चुअल में है भी यही, उस केस से साफ साफ ये पता चलता है कि जितनी भी सैलरी इंक्रीज हुई है और जो खर्चे बढ़े हैं वो सारे हमारे यूरोप रीजन के बढ़े हैं। यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई है, इस वजह से सैलरी की कॉस्टिंग बढ़ी है इस एरिया में। अमेरिका से रेवेन्यू भी बढ़ी है और अमेरिका से नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। और यहां पर जो प्रॉब्लम है वो यूरोप में है। यहां पर यूरोप में भी रेवेन्यू तो बढ़ी है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी आई है। अब ये जो रीजन है नीचे आने का, ये एक टेम्परेरी रीजन है, कोई ये परमानेंट नहीं है। ये डिस्टर्बेंस सारी जिंदगी के लिए नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डिस्टर्बेंस होगी ही, इस बात का सबको पहले से ही पता था कि ये परेशानी आने वाली है। इसी वजह से जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस जो टॉप से ऑलमोस्ट, अगर हम विप्रो के शेयर प्राइस की यहां पर बात करने लगे तो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट 738 का, और लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में अभी करंट में जो प्राइस है दैट इज 379। और अगर हम टोटल फॉल की बात करने लगे, टॉप से लेकर जो अभी तक ये फॉल हुआ है, ये जितना भी फॉल हुआ है ये इसी डिस्टर्बेंस को चलते हुए तो हुआ है। ऑलमोस्ट 48.48% का फॉल है। इट मींस अगर करंट प्राइस से वापस ये लाइफ टाइम हाई पर चला जाता है तो 95.08% का गेन है, यानी कि ऑलमोस्ट यहां से पैसे डबल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि टेक्निकली चीजें कैसे काम करती हैं। जब ये लाइफ टाइम हाई बना रहा था तो लास्ट कैंडल जो बनी, अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल एक अच्छी खासी वॉल्यूम से बनी। आप इस बात को ध्यान से समझना, आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बनी और यहां से एक गैप क्रिएट किया गया। गैप क्रिएट करके ऊपर की तरफ शेयर प्राइस को ओपन किया गया, और ओपन करने के बाद में यहां पर ड्यूरिंग द डे सेल ऑफ आया और शेयर प्राइस नीचे आकर बंद हुआ। और उसके बाद में इस लेवल को इसने कभी भी नहीं देखा, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको ब्रेकआउट कहा गया होगा कि लाइफ टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इससे पहले जो रेसिस्टेंस था वो ये लेवल का था। यहां से सीधा ब्रेकआउट आया, ध्यान से समझना इस बात को। यहां से ब्रेकआउट आया, माल बेचा गया क्योंकि ऊपर से नीचे आकर बंद हुआ, टॉप पर बंद नहीं हुआ, और उसके बाद में लगातार नीचे ही आता रहा। एक सेकंड अटेम्प्ट इसने किया सेम लेवल पर जाने का, और उसके बाद में वहां से स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आता गया, और नीचे आते हुए आज की डेट में ये करंट प्राइस पर है। अभी सेम ही सिग्नल यहां पर दे रहा है आज की कैंडल। आज की कैंडल में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से इस बात को समझोगे कि जो सपोर्ट थी यहां से इस सपोर्ट को तोड़ा गया, सपोर्ट को तोड़कर नीचे गैप डाउन लाया गया। यहां पर जो गैप है ये गैप क्रिएट किया गया, इस गैप को क्रिएट करके माल यहां से बेचा गया, हैवी वॉल्यूम के साथ किया गया। तो यहां पर एक पैनिक की सिचुएशन है। आप सबसे पहले तो एक बात समझो, यूरोप में प्रॉब्लम है, इसी यूरोप की प्रॉब्लम की वजह से तो ये सारा का सारा फॉल आया है। अदरवाइज जो 40% के आसपास का फॉल है स्टॉक प्राइस में, वो फॉल आएगा ही क्यों, ये उसी चीज को चलते तो है। आज तो ये इस बात का पता चलता है कि रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है एक्चुअल में जितने खराब हर कोई सोच रहा था। यहां पर एवरीबॉडी वाज थिंकिंग ऑफ कि रेवेन्यू भी डाउन आएगी, रेवेन्यू यहां पर डाउन नहीं आई। अमेरिका के जो रिसेशन की इतनी सारी बातें होती हैं, अमेरिका में रिसेशन है, अमेरिका में रेवेन्यू भी बढ़ी है, अमेरिका में नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, और जो इनके अमेरिका के दो जोन हैं, अमेरिका 1 अमेरिका 2, दोनों में ही ये चीज बढ़ी है। तो जो यूएस रिसेशन की बात है, यूएस रिसेशन इज नॉट द रीजन इज द डिस्टर्बेंस इन रशिया यूक्रेन वॉर, जो उसकी वजह से यूरोप में यहां पर क्रिएट हुआ है। उसके चलते हुए भी यहां पर रेवेन्यू फिर भी इंक्रीज हुई है, सिर्फ मार्जिन प्रेशर आया है, वो भी सैलरी की वजह से, बाकी कुछ भी नहीं है। यहां पर अगर टेक्निकली हम जो बात कर रहे हैं वापस से, सो इट कुड बी द लास्ट कैंडल एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे टॉप पर अपनी ये कैंडल बनी थी यहां पर 18 अक्टूबर 2021 को गैप अप के साथ में। उसके बाद में माल भर के नीचे मींस माल बेच दिया गया, उसके बाद में लगातार नीचे आता गया। ऐसा ही सिनेरियो कुछ मुझे यहां पर आज नजर आ रहा है कि गैप डाउन इस पैनिक के टाइम पर किया गया क्रिएट, वॉल्यूम आई, और शायद यहीं से ये शेयर लगातार
धीरे 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 ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में लाइफ टाइम हाई प्राइस तक, दैट इज 95%। मैं कहता हूं 2 इयर्स भी अगर इसको एट पार आने में भी लग गए तो भी ये अच्छे खासे गेन है। अगर मैं इंट्राडे चार्ट पे भी आपको दिखाऊं तो यहां भी कुछ अच्छी चीजें आपको नजर आएंगी। एक बार चार्ट डाउनलोड होने देते हैं और मैं सारी जितनी भी ड्राइंग है एक बार यहां से हटा देता हूं। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल में यहां पर जो लो बना दैट इज 383, और उसके बाद में अभी जो क्लोजिंग हुई वो 379 हुई, यानी कि जो टॉप जो फर्स्ट कैंडल पर लो बना उसके बाद में ड्यूरिंग द डे क्लोजिंग तक सिर्फ और सिर्फ 1% ही स्टॉक प्राइस ने फॉल किया। उसके बाद उससे अगर हम अलग देखें भी तो जितना भी फॉल आया वो सारा का सारा फॉल हमारा 1230 तक आया। 1230 के बाद फॉल आना बंद हो गया अगर हम इसको टाइम भी देखने लगे, और इसके बाद ये शेयर प्राइस एक ही रेंज में यहां पर घूमा है और इस रेंज में चलते हुए यहां से वॉल्यूम बाद में ग्रो भी किया है बंद होते होते। इट मींस कि जितनी वॉल्यूम पहले थी उतनी ही वॉल्यूम उसके बाद रही और ये पूरा एक रेंज में रहा, यानी कि जितना भी ये माल है ये सारा का सारा भरा गया है। पैनिक क्रिएट किया गया इन दो कैंडल से, बेसिकली टू कैंडल से भी नहीं, फर्स्ट वन कैंडल से पैनिक क्रिएट किया गया डाउन यहां पर ओपन करके। और ये गैप डाउन कितना ओपन किया गया था आप ये देखो, जो इसने लो बनाया गैप डाउन के दौरान दैट वाज 6% इन द फर्स्ट वन कैंडल ऑफ 15 मिनट्स, और उसके बाद में सिर्फ 1% ही डाउन गया, यानी कि उसके बाद में जितना भी पूरा दिन यहां पर रहा ये सिर्फ माल भरा गया है। तो हमें सारी चीजों को इसी तरीके से डिटेल में समझ लेना चाहिए। डिटेल में समझने के बाद ही हमें यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि ये टाइम और माल खरीदने का है, विप्रो को परचेज करने का है 95% गेन के लिए, या फिर घबराकर इस ग्रेट कंपनी को सेल कर देने का है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मैं तो खरीदूंगा, क्योंकि 95% की रिकवरी अगर 3 इयर्स में भी आ गई तो भी ये ऑलमोस्ट 25-26% का CAGR है सिंगल शॉट में इस तरह की ग्रेट कंपनी में। वैसे 3 इयर्स लगते नहीं है, चीजों को वापस आने में 2 इयर्स ही लगेंगे। उसका रीजन है हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहाँ पर इन्होंने पोस्ट की है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी और लेटेस्ट क्वार्टर की भी, और जो यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी का फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ एक जोन का फर्क है। उसके भी सॉलिड रीजंस हैं और ये रीजंस कोई परमानेंट नहीं है। तो यहां पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।